गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। सोयाबीन के प्रीवियस लेक्चर में हमने वेराइटीज़ तक पढ़ लिया था। अब बाकी उसके बाद की हम बात आज करेंगे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक, हम बात करते हैं फील्ड प्रिपरेशन के बारे में। देखो बेसिकली फील्ड प्रिपरेशन जैसे खरीफ सीजन के लिए लगभग मैक्सिमम क्रॉप के लिए एक जैसा होता है। जैसे हमने मेज क्रॉप में फील्ड प्रिपेयर किया था, सेम सोयाबीन क्रॉप में अपने को फील्ड प्रिपरेशन करना है। तो फर्स्टली अगर देखा जाए तो एक अच्छे फील्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। फर्स्टली वो वीड फ्री होना चाहिए, क्लाउड्स फ्री होना चाहिए। उसके बाद फाइन टेक्सचर की सॉइल होनी चाहिए उसमें। तो उसको एक अच्छे टिल्थ में बनाने के लिए अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे अपने को क्या करना है, एक तो प्लाविंग करनी है, उसमें डीप हैरो निकालना है, एक लोकल प्लाव से करनी है। और जब हम सोइंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर ऑप्टिमम मॉइस्चर क्या चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए आपकी सॉइल में। तो आपको एक अच्छी सॉइल अगर प्रिपेयर करनी है, एक अच्छा सॉइल फील्ड प्रिपरेशन करना है आपको, तो आपको क्या क्या नीड्स होती है। फर्स्ट आपको वीड फ्री करना है अपने फील्ड को। सेकंड क्लाउड फ्री, मतलब कंकड़ पत्थर वगैरह नहीं होनी चाहिए ज़्यादा उसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्लाविंग करनी है, हैरोइंग करनी है, लोकल प्लाव से करो, जो भी आपके पास एक अच्छा इम्प्लीमेंट हो जो एक अच्छा फाइन टेक्सचर दे सके सॉइल को, एक अच्छा सीड बेड दे सके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड एंड सोइंग की। अगर सीड एंड सोइंग में हम बात करते हैं सीड रेट की, सीड रेट में अगर जनरल सीड रेट हम ले रहे हैं तो कितनी लेंगे, 70 से 80 केजी। जब हम टाइम से क्या कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं। अगर हम लेट सोइंग कर रहे हैं तो लगभग अपने को 100 से 120 केजी क्या करना पड़ेगा, सीड रेट पर हेक्टेयर की दर से अपने को लेना पड़ेगा। अगर मैं T49 जो वेराइटी हमने पढ़ी थी अगर उसकी मैं बात करूं तो वही एक ऐसी वेराइटी है जिसकी सीड रेट 50 केजी पर हेक्टेयर के लिए यूज में ली जाती है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है आपको। तो अगर आप टाइम से बुआई कर रहे हो तो 70 से 80 केजी आपको सीड रेट लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर लेट सोइंग कर रहे हो तो कितना, 100 to 120 केजी पर हेक्टेयर आपको सीड रेट लेना है। अगर सीड ट्रीटमेंट की हम बात करें तो किस किस से आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। 22 प्लस थीरम आपको 1:1 के रेशियो में 3 ग्राम पर केजी सीड की रेट से आप यूज में ले सकते हो। उसके बाद राइजोबियम कल्चर से आप क्या कर सकते हो, सीड ट्रीट कर सकते हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेंगे, आपके नोड्यूल्स बनेंगे प्लांट में, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नोड्यूल्स बनेंगे, उससे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो अगर आपको राइजोबियम कल्चर आपको यूज करना है तो 0.5 केजी पर केजी के हिसाब से आपको क्या करना है, सीड ट्रीट करना है। इन ओक्यूलेशन इनसेट कवर, मतलब आपको क्या करना है, आपका जब भी आप सीड ट्रीटमेंट करते हो किसी भी राइजोबियम कल्चर से या बायो फर्टिलाइजर से जिनको हम बोल सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, सीड को पूरी तरीके से क्या करना पड़ता है, कोट करना पड़ता है उसको। चारों मतलब जो घोल है मतलब चारों ओर सीड के लिपट जाए, ऐसा आपको अरेंजमेंट करना है। उसके बाद टाइम ऑफ सोइंग की हम बात करते हैं तो बेस्ट ऑप्टिमम टाइम क्या माना गया है इसके लिए, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई। जुलाई की क्या पहली या फर्स्ट 4 वीक, पहले 4 सप्ताह जुलाई के हम बोल सकते हैं, तो सबसे बेस्ट मानेंगे। अगर हम जैसे अगर लेट सोइंग करते हैं या टाइमली सोइंग नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट होती है, जैसे इंसेक्ट और डिजीज के अटैक्स बढ़ जाते हैं। तो जितना प्रोडक्शन आपको एक जनरली एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस देती है उससे थोड़ा कम प्रोडक्शन आपकी लेट सोइंग आपको देती है, क्योंकि डिजीज और वीड्स और इंसेक्ट्स वगैरह क्या करते हैं, ज़्यादा अटैक्स करते हैं अगर आप टाइम से बुआई नहीं करते हो। उसके बाद मेथड ऑफ सोइंग की अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा बाय सीड ड्रिल आप कर सकते हो, और बिहाइंड द प्लाव आप यूज ले सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जब आप सीड सोइंग करते हो एक उसके लिए प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन आपको करना होता है। अगर आप लाइन से लाइन की बात करूँ मैं तो 45 से 60 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है इसके लिए, सोयाबीन क्रॉप के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्लांट टू प्लांट अगर मैं बात करूँ तो कितनी, 4 से 5 सेंटीमीटर क्या चाहिए आपको, डिस्टेंस चाहिए 4 से 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कितने डेप्थ पर आप सीड सोइंग करते हो, 3 to 4 सेंटीमीटर। ये अगर देखो क्या होता है, अगर ज़्यादा डीप में हो जाता है तो उसको प्रॉपर जितना जर्मिनेशन के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए, जैसा उसको इन्वायरमेंट चाहिए सीड को, वो नहीं मिल पाता, इसलिए 3 से 4 सेंटीमीटर डेप्थ इसको रखी जाती है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की हम बात करें
तो यहाँ पर 15 से 20 टन 15 to 20 टन FYM पर हेक्टेयर आपको क्या करना है, यूज में लेना है बिफोर द सोइंग ऑफ 28 डेज, बुआई के लगभग 28 दिन पहले आपको। अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की, NPK नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस आप कितना दोगे। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो 20 से 30 kg पर हेक्टेयर, अगर मैं फास्फोरस की बात करूँ तो 70 से 80 kg पर हेक्टेयर, अगर मैं पोटास की बात करूँ तो 50 से 60 kg पर हेक्टेयर आपको देना है। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। बेसिकली आपको पता है सबको खरीफ सीजन की क्रॉप है, तो किस पर डिपेंड है, बेसिकली ये रेनी सीजन पर। तो यहाँ पर बट इसमें जैसे फ्लावरिंग स्टेज इंपॉर्टेंट है और पॉड फॉर्मेशन स्टेज इंपॉर्टेंट है, तो 2 टाइम पर प्रॉपर मॉइस्चर होना ज़रूरी है। उसके बाद हम वीड कंट्रोल पर आ जाते हैं। वीड कंट्रोल में कौन कौन से बेसिकली जो वीड्स है मोस्ट हार्मफुल, फर्स्ट मोथा, साइप्रस रोटेंडस, आप सब जानते हो इसका नाम। जनरली दुनिया का 7वें नंबर का सबसे खतरनाक वीड मोथा। उसके बाद दूब ग्रास, कोडई और सामा, ये सबसे ज़्यादा होने वाले वीड्स आपके खरीफ क्रॉप में मान लो या सोयाबीन क्रॉप में मान लो। बट जो मोथा है वो सबसे क्या है, सबसे खतरनाक वीड माना गया है। ये देखो बेसिकली आपकी जो ईल्ड रिड्यूस होती है वो बेसिकली 3 चीज़ों से होती है। फर्स्ट वीड से लगभग 30 से 40% क्या हो जाती है, आपकी ईल्ड रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद आती है इंसेक्ट, 20 से 30% उससे जाएगी और 10 से 20% डिजीज से हो जाएगी। तो आपकी जो आजकल ईल्ड का जो रेशियो है, प्रोडक्शन का जो रेशियो, वो घटने का कारण या कम होने का कारण, रिड्यूस होने का कारण यही है। उसके बाद कैसे आप वीड कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं वीड कंट्रोल की बात करूं तो आप इंटरकल्चर ऑपरेशन, मैकेनिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। कब करना है, 20 से 45 दिन में आपको 1 या 2 बार आप कर सकते हो इंटरकल्चर ऑपरेशन। बाई होइंग मेथड या खुरपी से आप कर सकते हो। उसके बाद एलाक्लोर 2 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट 800 से 1000 लीटर पानी में आपको डिजोल्व करके स्प्रे करना है। ये प्री इमरजेंसी मेथड है। एलाक्लोर को हम प्री इमरजेंसी में यूज लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग और ईल्ड की। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट कितना रहे आपके इसमें, हार्वेस्टिंग के टाइम पर कितना रहना चाहिए, प्लांट की पॉट्स में 15%, लगभग 15%। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, लगभग 90 से 120 दिन, 90 to 120 डेज का इसका क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड होता है प्लांट का। अगर ईल्ड की हम बात कर लें तो 30 to 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर 1 2 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट, मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए उस टाइम पर जब आप क्या कर रहे हो, हार्वेस्टिंग कर रहे हो, तो 15%। जब आप थ्रेसिंग करोगे तो लगभग कितना होना चाहिए, 13 से 14%। तो ईल्ड आपकी कितनी है यहाँ पर, 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। उसके बाद थोड़ा जनरल बात कर लेते हैं। अगर इसके पुष्पक्रम की या इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो क्या है इसमें, रेशे में इसका। उसके बाद फ्रूट टाइप की हम बात करें तो क्या है, पॉड। और उसके बाद हम अगर बात करें पॉलिनेशन कैसा होता है, सेल पॉलिनेटेड क्रॉप ये है। उसके बाद अगर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n = 40, 40 का क्या है, क्रोमोसोम नंबर है। अगर हम प्लांट हाइट की बात करें तो 0.5 to 2.0 मीटर इसकी क्या है, प्लांट की हाइट रहती है। अगर हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी को यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट रूट से तो ये क्या है, आपकी टेप रूट, जो मेन रूट जिसको हम बोल सकते हैं। जब भी प्लांट को ज़्यादा डीप रूट में या डीप प्लेस से फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन की जरूरत होती है तो मेन रूट कौन सी यूज में आती है, टेप रूट आपकी यूज में आती है। नोड्यूल्स आप सब जानते हो क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। उसके बाद हाइपोकोटाइल क्या करता है, जो आसपास जितना भी यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और आपका इरिगेशन या मॉइस्चर जिसको हम बोल सकते हैं, जो प्रेजेंट रहता है, जो स्टोर रहता है, उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए हेल्पफुल रहता है। और कोटाइलिडन्स ये क्या होते हैं, आपने देखा होगा जब भी आपका सीड का जर्मिनेशन होता है तो आपने प्लांट का बिल्कुल एकदम ऐसे बने होते हैं। जब भी आप देखोगे बिल्कुल सेम तो ऐसे कैसे ही बने होते हैं। तो ये क्या हो गया आपके मेन सीड के कोटाइलिडन। उसके बाद पेटियोल। उसके बाद इसकी जो लीफ सिस्टम होता है कौन सा होता है, ट्राइफोलियल। ठीक, इसमें लगभग आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली हम
इंसेक्ट और डिजीज़ के लिए एक पर्टिकुलर अलग से लेक्चर बनाएंगे। उसमें सभी क्रॉप्स की टॉपिक वाइज, जैसे मिलेट्स की, जैसे ऑयल सीड क्रॉप की, सीरियल क्रॉप्स की, ऐसे पार्ट्स बनाएंगे जिसमें हम डिजीज़ को, इंसेक्ट को थोड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।